चलिए जी, स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। बेसिकली इसे फर्स्ट क्लास कंसीडर कीजिएगा, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट की। पूरा सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। एक हमारे पास 70 मार्क्स का है और दूसरा पार्ट हमारे पास 30 मार्क्स का है। जो 70 मार्क्स वाला पार्ट है उसके अंदर बेसिकली लॉज दे रखे हैं, हमारे पास रेगुलेशंस दे रखे हैं, और जो 30 मार्क्स वाला पार्ट है उसके अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया गया है, इंटरमीडियरीज के बारे में बताया गया है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेबी एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर एक बार सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कम से कम एक बार आपके सामने सारे वर्ड्स आ जाए जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ने हैं। आ जाइए जी। कहता है ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट कंट्री अलोंग विद अदर फैक्टर्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Availability of funds is one of the most important factors which drive industrialization in any country. तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो भैया फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। और फंड्स का मतलब हम यहाँ लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बड़ी इंडस्ट्रीज की, जैसे कि एयरलाइंस है, जैसे कि रेलवेज है, जैसे कि मेट्रो है। इन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए फंड्स कहां से आएंगे? कहता है जी प्राइवेटली फंड्स इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। तो फंड्स तब आएंगे जब पब्लिक इन इंडस्ट्रीज में अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करेगी। अगर पब्लिक अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करेगी, जो भी सेव कर रही है पब्लिक वो बैंक में पड़े रहेंगे या फिर वो पैसे तकिए के नीचे पड़े रहेंगे। बैंक में भी अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक अल्टीमेटली उसे आगे लेंड करते हैं। लेकिन अगर आपका बैंकिंग सिस्टम में भी ट्रस्ट नहीं है, आप वो पैसे अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, अपने कबर्ड में रख के सोते हैं, तो इसका मतलब वो कागज के टुकड़े हैं, वो पैसे है ही नहीं, क्योंकि वो किसी यूज में नहीं आ रहे। राइट। तो जी इन सब चीजों का ख्याल कौन रखता है? कहता है फाइनेंशियल सिस्टम। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज द चैनल थ्रू विच मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दोज हु हैव आइडल फंड्स टू दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो कुल मिला के फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या है? कहता है जी ये काम है फाइनेंशियल सिस्टम का। इन्वेस्टर्स मतलब हु हैव आइडल फंड्स, बेसिकली हु वांट्स टू इन्वेस्ट द फंड्स, उनको, और बोरोवर्स हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स, इन लोगों को मिलवाना। दैट इज द एग्जैक्ट वर्क ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। राइट। Therefore, for proper and fluent flow of funds in the financial market, financial system of the country should be properly regulated, stable and predictable. मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। हमेशा मान के चलिए कोई यूएसए में रहता है, उसे लगता है इंडियन मार्केट में इस वक्त अच्छा स्कोप है, क्यों ना इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। वो जब यूएसए से इंडिया आता है तो अपने साथ $100 लेकर आता है। जब वो इंडिया में आ रहा है तो उस वक्त $1 की कीमत 70 रुपीज है। तो इसका मतलब इंडिया में वो कितने रुपए लेके आया? कहता है जी 7000 रुपीज लेकर आया। उसने इंडिया में काम किया, इन्वेस्ट किया पैसा, एक साल बाद वो 7000 रुपीज कितने हो गए? कहता है जी 8000 रुपीज हो गए आफ्टर 1 ईयर। अब वो पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट वापस यूएस से ले जाना चाहता है, तो उसने कहा जी मुझे डॉलर दे दो 8000 रुपए के, और देखा तो उस वक्त डॉलर का रेट कितना था? कहता है जी 82। मतलब वो कितने लेके वापस जाएगा? कहता है लेस देन $100। अगर उसके साथ ये कंडीशन होगी तो क्या जिंदगी में कभी भी वो इंडिया में इन्वेस्ट करने आएगा? द आंसर इज नो। क्या वो किसी को ये सलाह देगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करो? द आंसर इज नो। क्योंकि एक साल मेहनत करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद वापस जो लेके जा रहा है वो जितना अमाउंट लेके आया था उससे भी कम वापस लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर चीजें आप प्रिडिक्ट नहीं करते, मैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, आपको कुछ नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी,
आगे बुल है, बियर बैठा है, कुछ नहीं पता आपको, तो आप उस वक्त इन्वेस्ट करने से बचेंगे, बशर्ते आप सट्टा बाजारी नहीं कर रहे हैं तो, राइट। उस वक्त आप इन्वेस्ट करने से बचेंगे कि कोई बात नहीं, एक बार थोड़ी मार्केट स्टेबल होने दो, फिर देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं या सिल्वर की बात करूं, आपको पता है कि भी आज की डेट में सिल्वर बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले 70 था, फिर गिर के एक बार 63 आ गया, फिर दोबारा एकदम से ही ऊपर गया 67 आ गया, फिर गिर के 66 आ गया, फिर दोबारा से अब 70 प्लस है। तो आपको पता है कि भी अब सिल्वर बड़ी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या एक इन्वेस्टर सिल्वर परचेज करेगा? द आंसर इज नो, इन्वेस्टर सिल्वर परचेज नहीं करेगा। हाँ, जो लोग हेजिंग का काम करते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, उनकी बात अलग है। अदरवाइज एक इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करता है, कहता है जी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, मार्केट थोड़ी स्टेबल होने दो, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो रिटर्न्स चाहिए, चाहे धीरे धीरे ऊपर जाए, पर मार्केट ऊपर जाएगी तभी इन्वेस्टमेंट का फायदा है। तो इसीलिए कोई भी इकोनॉमी तभी ग्रो कर सकती है जब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि जब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक रेगुलेटेड नहीं होगा, जब तक प्रिडिक्टेबल नहीं होगा, तब तक लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और अगर मार्केट में फंड्स ही नहीं होंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम तो some of the factors which help investors in creating their trust in the financial system of any country are transparent procedures and transactions. प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अगर कंपनी आपके साथ कुछ गलत कर रही है या कंपनी आपको रिस्पोंड नहीं कर रही, तो आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमें कंपनी के अगेंस्ट किसके पास जाना है। अगर हमें यही नहीं पता कि सामने वाला जब गलत करेगा तो हमें किसके पास जाना है, तो हम उस एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट करने से बचेंगे, राइट। चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि अगर मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर्स हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया उन शेयर्स को परचेज करने के लिए कौन कितनी कोटेशन देने के लिए तैयार है। Stability and predictability of the financial market, equal availability of all material and price sensitive information, बहुत important point है। कहता है जी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स सबके पास अवेलेबल होने चाहिए। सबके पास कब अवेलेबल होंगे? जब उन फंडामेंटल्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा। जैसे कि हम लोग कंपनी लॉ में भी टाइम टू टाइम पढ़ते आए हैं कि भैया अगर ये इवेंट है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 24 आवर्स इन्फॉर्म करना है। इस केस में आपको 2 दिन पहले इन एडवांस स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो मान के चला जाएगा कि पब्लिक में कोई भी अगर शेयर्स में डील करता है तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वहां पर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है। अगर हिडन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस की जाएगी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रांजैक्शन की जाएगी, तो बेनिफिट सिर्फ उनको होने वाला है जिनके पास इंफॉर्मेशन, और जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उनके साथ सिर्फ धोखा होने वाला है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, आंसरेबिलिटी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज, तो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं जो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन है, उनको आंसरेबल बनाइए। वो कुछ भी गलत करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, कहीं ना कहीं सुनवाई होनी चाहिए। एंड यूजर ऑफ द फंड्स, एंड यूजर ऑफ द फंड्स कौन है? अगर म्यूचुअल फंड आपसे फंड्स रेज कर दिए तो म्यूचुअल फंड क्या है? एंड यूजर ऑफ द फंड्स। अगर वही म्यूचुअल फंड आपसे फंड्स रेज करके आगे इन्वेस्ट कर रही है किसी कंपनी में, तो एंड यूजर म्यूचुअल फंड नहीं है, बल्कि कौन है? वो कंपनी है, राइट। तो एंड यूजर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे हमेशा, इंटरमीडियरी को छोड़ के पैसा आगे अल्टीमेटली कौन यूज कर रहा है, दैट इज एंड यूजर ऑफ द फंड्स। लिक्विडिटी एंड फेयर कंपटीशन, हाँ जी, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म फंड्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स किस लिए? वर्किंग कैपिटल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉन्ग टर्म फंड्स कहता है जी कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। और जो भी हम लोग कैपिटल रेज करते हैं, कहता है जी वो ओनर्स कैपिटल हो सकती है, डेट कैपिटल हो सकती है। ओनर्स कैपिटल का मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चीजों को बहुत ज्यादा नहीं उलझाते हैं, आप फॉर द टाइम बिंग 2 चीजें याद रखिए। एक शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं जी कंपनी, दूसरा यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, वेंचर कैपिटल्स है, इन सबको डीपली डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम कह रहे हैं ओनर्स कैपिटल का मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो या तो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स, शेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट। डेट कैपिटल अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या तो बोरोइंग होगी हमारे पास, या फिर डिपॉजिट्स हो गए, या डिबेंचर्स हो गए, या फिर बॉन्ड्स हो गए, बस। हाँ जी, बिजनेस में अरेंज फंड्स बाय मेकिंग वन टू वन नेगोशिएटेड डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स विद द प्रोवाइडर ऑफ द फंड्स। नेगोशिएटेड डीलिंग का मतलब क्या हुआ? कहता है जी कंपनी बैंक के पास जाती है, बैंक को अपना प्रोजेक्ट बताती है, बैंक और कंपनी आपस में नेगोशिएट करते हैं कि बैंक कितने % पर कंपनी को लोन देने के लिए तैयार है। तो ये क्या होगी? वन टू वन नेगोशिएटेड डीलिंग। या फिर बाय इशूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू द प्रोवाइडर ऑफ द फंड्स, और बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो कंपनी लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया है। The ways of arranging funds by issuing securities is attracting both, कहता है जी providers of funds as well as users of fund due to following reasons। क्या? सबसे पहली चीज क्या है? Securities can be issued to unlimited number of investors। तो जो इशुइंग सिक्योरिटीज है ये सबसे आसान तरीका है फंड्स रेज करने का। क्यों? क्योंकि आप कहते हो जी पब्लिक में से कोई भी हमारी कंपनी के शेयर्स ले सकता है। इसका मतलब you can raise the funds from unlimited number of investors. Therefore, large funds can be collected in one go. Even very small investor can invest through the securities. अगर आपके पास 1000 रुपए तो आप 1000 रुपए की सिक्योरिटीज परचेज कर लोगे, अगर आपके पास 100 रुपए तो 100 रुपए की सिक्योरिटीज परचेज कर लोगे, राइट। ऐसा नहीं है कि भैया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आपको उसमें पार्टनर बनना है, कम से कम 10 करोड़ रुपए तो आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कहता है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको लगता है फ्यूचर में सक्सेसफुल रहेगा, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए है आइडल इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 10,000 रुपए के शेयर्स परचेज कर लेंगे। चाहे आपका कंट्रीब्यूशन छोटा सा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस प्रोजेक्ट को 25% की ग्रोथ मिलेगी तो आपकी चाहे कितनी भी इन्वेस्टमेंट हो उसको भी तो 25% की ग्रोथ मिलेगी। क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो पार्टनरशिप में जहां बहुत हैवी अमाउंट चाहिए होता था बड़े प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बनने के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स में अर्न करने के लिए, कहता है सिक्योरिटीज इशू करके चाहे छोटे से पैसे लगाकर भी आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ जी, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ वन टू वन नेगोशिएटेड डील। सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड। तो लिक्विडिटी है, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट करके फंस गए हैं। जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मैं कहूँ जी एयरलाइंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप पार्टनर बन रहे हैं तो परमानेंट आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्लॉक हो गई। लेकिन अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर, और आप दोबारा से अपने पैसे यूज कर सकते हो। Thus provide liquidity to the investors. Investors can create its portfolio। बहुत इंपॉर्टेंट कहता है जी, कभी भी ऐसा टाइम नहीं होता कि कोई एक ही तरह का काम चले। कभी आईटी का चल रहा है तो कभी टेक्सटाइल का चल रहा है, कभी फार्मास्यूटिकल्स में ज्यादा ग्रोथ है, कभी मेटल में ज्यादा ग्रोथ है। तो हम लोग कभी भी एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करके हमेशा अर्न करते रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटर क्या होता है कि पूरा पोर्टफोलियो बनाया जाए, थोड़ा सा पैसा फार्मास्यूटिकल्स में, थोड़ा सा पैसा आईटी सेक्टर के अंदर, थोड़ा सा पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर एकदम तेजी से नीचे गिरता है तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं जा रही, बल्कि इन्वेस्टमेंट का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट नीचे जा रहा है। और कोई एक सेक्टर बड़ी तेजी से नीचे गिरेगा तो कोई दूसरा सेक्टर जरूर ऊपर उठेगा, तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? वेयर वी आर बाइंग वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज, वेयर वी आर कीपिंग ह्यूज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज इन अवर बास्केट। Thus diversify its risk and returns। सिक्योरिटीज प्रोवाइड टू वे रिटर्न्स। कैसे? एक तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी मतलब शेयर्स के रेट इंक्रीज होंगे। दूसरा रिटर्न्स मिलेगी, मतलब आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा। तो दो तरह से रिटर्न मिलते हैं। वो आपने गुरु मूवी देखी होगी जो धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनाई हुई थी, कि लोगों ने शेयर्स परचेज किए
और शेयर्स परचेज करके उनके रेट इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए कि उससे अपनी बेटी की शादी भी कर दी। तो एक्चुअल में ये चीजें होती थी। मतलब मेरी आंखों के सामने इन्फोसिस का शेयर 3200 रुपए से स्टार्ट हुआ और देखते ही देखते विद इन सेम डे सारे सर्किट्स तोड़ता हुआ 4200 रुपए 4300 रुपए तक चला गया। मतलब एक ही दिन में 33-35% तक की ग्रोथ। बार बार सर्किट लगा, बार बार ट्रेडिंग रुकी, लेकिन फिर भी बढ़ता ही चला गया। ये बात मैं बता रहा हूँ नियरली 95 के अराउंड की। तो उस वक्त इतने ज्यादा हमारे पास एडवांस सिस्टम भी नहीं थे। और जो सर्किट्स लगते थे उस टाइम पे क्या होता था कि सर्किट लगेंगे 25% ग्रोथ के बाद, एकदम से 25% ग्रोथ आएगी, उसके बाद सर्किट लगेगा और ट्रेडिंग रुक जाएगी। तो पहला सर्किट लगा 25% पर, फिर दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई आफ्टर हाफ एन आवर, सीधा 4200 के आसपास दोबारा रेट खुला। तो एक्चुअल में इतना रिटर्न मिल जाता था। सट्टेबाजी चलती थी, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तो काम होता नहीं था। हाँ जी, फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। द फाइनेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स. It comprises a set of complex and closely interconnected financial market, financial institutions, financial instruments, financial services, financial practices, and financial transactions. So basically, financial system covers both क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन। ये लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट जनरली आ जाता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट जनरली आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट। मतलब ये लाइन दे देंगे और कहेंगे कमेंट या राइट अ शॉर्ट नोट। तो जी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस कवर होती है, कैश ट्रांजैक्शंस भी, क्रेडिट भी। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन कवर नहीं होती। Financial system is the base of every economy. If financial system is not strong and organized, the flow of funds in the economy may be affected and this will directly affect the growth of the country. आ जाइए जी, फंक्शंस ऑफ गुड फाइनेंशियल सिस्टम शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 से 3 मार्क्स में पूछा गया आज तक। जब भी पूछा गया है तो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर बाई चांस आपके अटेम्प्ट में और ज्यादा मार्क्स का आ जाए तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रेगुलेशन ऑफ करेंसी, उसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर करेंसी रेगुलेटेड नहीं होगी तो उस फाइनेंशियल सिस्टम में कोई भी नहीं कमा सकता, और जहां कोई भी नहीं कमा सकता वहां पर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और जब हमारे पास मार्केट में फंड्स ही नहीं होंगे तो नई नई चीजें कहां से आएगी। बैंकिंग फंक्शंस, क्रेडिट कंट्रोल, कितना मार्केट में क्रेडिट होना चाहिए उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो ज्यादा क्रेडिट हो गया लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। और अगर क्रेडिट जो से ज्यादा कम हो गया मार्केट में, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, राइट। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। तो टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, रेगुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को हम दो मार्केट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। मेंटेनिंग लिक्विडिटी। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? Financial market is a mechanism that allow a channel of allocation of the savings to the investment. तो कुछ भी ऐसा arrangement, कुछ भी ऐसा structure, it may be physical, it may be electronic, it may be over phone, कुछ भी, चाहे वो हवाओं में है, कुछ भी ऐसा structure जो कि कहता है जी allocation of saving to investment, ये हमारा मोटिव पूरा कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। चाहे फोन पे ही उधार लिया दिया जा रहा है, चाहे फोन पे ही शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो वो भी अपने आप में क्या है? कहता है जी फाइनेंशियल मार्केट ओवर फोन। सिंपल सी बात है। तो मैकेनिज्म, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर that allows a channel for allocation of savings to investment, raising and managing of short-term and long-term funds by issuance of various type of instruments and securities, and buying and selling of financial securities, commodities, other fungible items of value. Fungible items क्या होती है? फंजिबिलिटी क्या होती है, किसी को पता है?
वॉइस नहीं आ रही। नो आइडिया। फंजीबल, वैसे मैं डिपॉजिटरी के अंदर बड़ा डीप में समझाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक सिंपल सी चीज याद रखिए। अगर आपके पास 200 का नोट है या 500 का नोट है और उस नोट पर कोई नंबर नहीं है, मार्केट में हजारों 500 के नोट है, किसी भी नोट पर कोई नंबर नहीं है, तो क्या आप किसी भी नोट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? सारे नोट बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल दिखाई देंगे। हम सिर्फ नंबर के बेसिस पर ही तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 500 के नोट को। अगर नोट के ऊपर नंबर ही ना हो तो सारे नोट क्या दिखाई देंगे? बिल्कुल इक्वल। और जब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे तो आपके पास कौन सा नोट था, आपने दुकानदार को कौन सा दिया था, दुकानदार ने आपको वही नोट वापस दिया या नहीं दिया, आपने बैंक में कौन से नोट डिपॉजिट करवाए थे, क्या बदले में वही नोट वापस मिले या नहीं मिले हैं, फाइंड आउट करना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। तो जहां पर हम किसी भी आइटम की यूनिक आइडेंटिफिकेशन खत्म कर देते हैं तो उसे कहते हैं फंजेबिलिटी खत्म, मतलब फंजेबिलिटी होना। उसे क्या कहते हैं? फंजेबिलिटी होना। हम कहेंगे वो आइटम क्या हो गई? फंजेबल, राइट। तो अदर फंजेबल आइटम्स ऑफ वैल्यू at lower transaction cost at prices that reflect an efficient market hypothesis। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहता है पूरी मार्केट एक्चुअल में भ्रम पर ही चलती है। जो हमारे पास फ्यूचर्स हैं या ऑप्शंस है, सब क्या है? एस्टिमेट्स ही तो है कि हाँ 1 महीने बाद शेयर का रेट इतना हो जाएगा, 2 महीने बाद इतना हो जाएगा, गोल्ड का रेट 3 महीने बाद इतना हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है हमारे पास, ये सारी क्या होनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है रिस्क लिया जाना चाहिए बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड। इसीलिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैं और आप घर पर बैठ के करते हैं, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि ठीक है भैया आप मुझे 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर 300 रुपए का दे दीजिएगा। अब मैं ये सोच रहा हूं कि 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर हो जाएगा 400 का, आप मुझे देंगे 300 का, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपए का। वहीं आप सोच रहे हैं 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर हो जाएगा 250 का, आप मुझे देंगे 300 का, तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बुल पर हूं। बुल का मतलब कहता है जी जो मान के चल रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। आप बियर पर हो, मतलब जो मान के चल रहा है मार्केट ठंडी हो जाएगी। तो बुल हॉट ब्लडेड होता है, इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, हम कहते हैं कि ये बुल पर है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, हम कहते हैं ये बियर पर है, मतलब कोल्ड ब्लडेड। तो मैं भी अपनी तरफ से मान के चल रहा हूं मुझे प्रॉफिट होगा, आप भी अपनी तरफ से मान के चल रहे हो कि आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में? कहता है हाँ हुआ ना। कौन सा? ओरल। अगर मान के चलो आफ्टर 3 मंथ्स एक्चुअल में जो शेयर का रेट था वो 500 था, मैं दिली दिल खुश हो रहा हूं कि मैंने तो ऑलरेडी 300 में परचेज किया हुआ है, तो भैया 300 में लूंगा मैं तुषार से और बाहर की बार 500 का बेच दूंगा। कितने का प्रॉफिट होगा मुझे? 200 रुपए का। और आप टेंशन में थे कि भैया 500 रुपए का शेयर है, 300 रुपए में क्यों दूं, 200 रुपए का लॉस क्यों लूं? आप मना कर देते हो कि भैया मैं नहीं दे रहा शेयर्स। तो मैं कहता हूं भैया हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप कहते हो दिखाओ कहां लिखा था, बुलाओ जिसके सामने हुआ था। तो इसका मतलब यहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। पहली चीज, यहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज, कहता है घर पे बैठा हुआ इंसान हो सकता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये सोच रहा हो कि आगे जाके मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या हो सकता है एवं खाली बैठे जुबान हिलाने में क्या जाता है, कौन सा आज जेब से पैसे जा रहे हैं। 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने बाद देखेंगे, फिलहाल कुछ करने को नहीं है तो चलो यही कर लेते हैं। तो हो सकता है बिना इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया हो, लेकिन उस वक्त क्योंकि जेब से पैसा नहीं गया तो दिल में दर्द नहीं हो रहा था, दिल घबरा नहीं रहा था। लेकिन जब जेब से पैसा जाने की बारी आई तो सिर्फ दिल नहीं घबरा रहा बल्कि माथे पे पसीना आ गया, और कहां से लाएंगे पैसे? तो डिस्प्यूट ज्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा फेल होंगे, मार्केट ज्यादा फेल होगी। ऐसा काम ना हो। जो हाइपोथेसिस है वो सारी की सारी एफिशिएंटली
क्रिएट की जाए तभी हम कहेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मींस ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। और वो कब होगा? जब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रेगुलेट किया जाएगा बाय सम रेगुलेटर। जब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कहता है जी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल होंगे और लोग देख पाएंगे कि एक्चुअल में किसी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो लोग एक्चुअल में ये उम्मीद करेंगे कि आगे जाके मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, राइट। Activities in the financial market includes production, distribution, exchange, holding of financial assets or instruments of different kinds of the financial institution, bank, companies, mutual fund, collective investment schemes, and other types of issuers to satisfy their financial needs. अब जी यहाँ पर एक सिंपल सा मतलब हम कह रहे हैं जी फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आपको कहे शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स तो आप क्या लिखेंगे? एक्चुअल में फाइनेंशियल एसेट वर्ड से आप क्या समझते हैं? जो वर्ड है फाइनेंशियल एसेट्स, एक्चुअल में इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कि शेयर्स हैं या आप सिक्योरिटीज कह सकते हैं। अच्छा, बैंक जो लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं, क्या वो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं? बैंक के लिए एसेट्स हैं। तो माइंड में ये कंफ्यूजन मत रखना जो 90% बच्चों को होते हैं, यार पता नहीं किस टाइप के एसेट की बात कर रहे हैं, मूवेबल है, इमूवेबल है, कौन सी एसेट है। फाइनेंशियल एसेट का मतलब बैंक के लिए, इवन जो बैंक लोन्स दे रहे हैं बैंक के लिए, वो भी एसेट है। मेरा 10 करोड़ रुपए मिस्टर एक्स के पास रखा है जी, तो बैंक के लिए तो वो भी एसेट है, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट्स मतलब इतनी जल्दी कैसे बताया? आ जाओ जी। फाइनेंशियल मार्केट कहता है जी इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड यही हाल है, लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया में हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है जी। जो ऑर्गेनाइज्ड है उसके अंदर कहता है कुछ तो डिसइंटरमीडिएटेड होता है और कुछ इंटरमीडिएटेड होता है। अब जी अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं कुछ फाइनेंसर्स कहते हैं अपने आप को, उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, लेट से 10 लाख रुपए लेके दुकान खोल के बैठ गए। अब जी रिक्शा वाला है जिसे बेचारे को 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट लिख दी मैंने। रिक्शा वाला जिसे बेचारे को लेट से 2,500 रुपए चाहिए, ठीक है, वो बैंक के पास थोड़ा जाएगा लोन मांगने, या कोई उसका ऐसा मददगार, ऐसा नोन, ऐसा रिलेटिव, ऐसा फ्रेंड भी नहीं जो एक साथ उसे 2,500 रुपए उधार दे दे, क्योंकि पता है कि कल को आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। तो भैया इन जैसे लोगों के लिए ये लोग दुकान खोल के बैठे हैं, दो चार बदमाश रखे हुए हैं। अब रिक्शा वाला इसके पास जाएगा, कहेगा 2,500 रुपए चाहिए, कहेगा कोई बात नहीं ले ले, कोई दिक्कत नहीं। उसे पता है रिक्शा वाला कहाँ भागने वाला है, राइट। भागेगा तो पीछे बीवी बच्चे हैं, तो 2,500 रुपए रिक्शा वाले को देंगे और इससे कहेंगे 100 रुपए डेली वापस दे दियो। उसे पता है कि रिक्शा वाला अगर एक साथ मैं कहूँगा 2,500 रुपए दे दे तो कभी नहीं दे पाएगा, तो उसे कहेंगे 100 रुपए डेली वापस देने पड़ेंगे 30 डेज के अंदर अंदर। तो इसका मतलब 2,500 रुपए दिए, 100 रुपए हर रोज वापस भी ले रहा है, और टोटल मिलाकर कितने रुपए ले रहा है? 3,000 रुपए। तो कितना मोटा प्रॉफिट है। ये कौन सा सेक्टर है? कहता है जी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। किसान है, जमींदार के पास जा रहा है पैसे लेने के लिए, क्या कोई लिखा पढ़ा तौर? ये द आंसर इज नो। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्रिएट हो रहा है? द आंसर इज नो। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फेयर है? कहता जी पता ही नहीं। जरूरत है उस वक्त किसान को, जमींदार जो बोलेगा उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे किसान एग्री कर लेगा। तो ये कौन सा सेक्टर है? कहता जी अनऑर्गेनाइज्ड, राइट। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करें तो जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है, स्पेसिफिकली जो भी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर हो रही है, वो कौन सा सेक्टर है? कहता है जी ऑर्गेनाइज्ड। यहां पर हमारे पास रेगुलेटर है। जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में स्पेसिफिकली कहता है जैसे बैंकिंग सिस्टम, ये भी तो मनी मार्केट का ही पार्ट है। यहाँ कौन सा सिक्योरिटीज है? ये जो मैंने एग्जांपल दिया रिक्शा वाला तो ये भी तो मनी मार्केट का ही पार्ट है। यहाँ पर कौन सा सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है?
लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइज्ड है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो क्या वो सेक्टर, वो पार्ट ऑर्गेनाइज्ड है मनी मार्केट का? द आंसर इज यस। तो कहता है जी ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड बाय वेरियस रेगुलेटर्स अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स। अनऑर्गेनाइज्ड जहां पर कोई रेगुलेटर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर मार्केट को रेगुलेट नहीं कर रहा। Providers and users of the funds in the market includes individual financial institutions, government, corporates, depending upon whether the market involves intermediary or not. अब जी आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो बताइए कि यहां पर इंटरमीडिएरी है कोई या नहीं है? ये इंटरमीडिएटेड मार्केट का एग्जांपल है या फिर नॉन इंटरमीडिएटेड मार्केट का एग्जांपल है? आप बैंक के पास लोन लेने जा रहे हो, ये इंटरमीडिएटेड मार्केट का एग्जांपल है या नॉन इंटरमीडिएटेड? यहाँ पर कोई इंटरमीडिएरी है या नहीं है? ये कौन है इंटरमीडिएरी? एक्चुअल में बैंक क्या अपना पैसा दे रहा है आपको उधार? तो इवन दिस इज इंटरमीडिएटेड मार्केट। कंपनी आपसे फंड्स रेज कर रही है बाय इशूइंग शेयर्स। कंपनी आपसे फंड्स रेज कर रही है बाय इशूइंग शेयर्स। ये इंटरमीडिएटेड मार्केट का एग्जांपल है या नॉन इंटरमीडिएटेड? कंपनी आपसे डायरेक्टली पैसा ले रही है, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है। जिन इंटरमीडियरी की आप बात कर रहे हो वो कंपनी को असिस्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को पूरा करने में, लेकिन वो बीच में पैसा रख के आगे कंपनी को नहीं दे रहे। बैंक पैसा अपने बिहाफ पर लेता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे देता है। तो एक्चुअल में डिपॉजिटर को नहीं पता कि आपका पैसा बैंक ने किसको दिया है, लेकिन यहां पर ये पता है कि कंपनी ने शेयर किसको दिया है और आपने पैसा किसको दिया है। बात समझिए, इंटरमीडिएटेड है या नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिए, एंड यूजर और लेंडर एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते, एक दूसरे के टच में है या नहीं है, एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं तो कहता है जी नॉन इंटरमीडिएटेड। लेकिन अगर एंड यूजर और लेंडर एक दूसरे को बाउंड नहीं कर रहे तो वो क्या है? इंटरमीडिएटेड। बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट है। क्लियर है? हाँ जी। प्रोवाइडर्स ऑफ द फंड्स आर जनरली प्राइवेट फाइनेंसर्स, जैसे कि मैंने वो दुकान वाले का एग्जांपल दिया था, या मनी लेंडर्स। You and users or borrowers of the funds are generally individuals and small enterprises. In this market, transactions are highly transparent. अगर आप लोन लेना चाहते हो किसी भी बैंक से तो ऐसा नहीं है गाल देख के थप्पड़ मारा जाएगा। स्पेसिफिकली जिस तरह कार लोन है, हाउसिंग लोन है, राइट। प्राइवेट लोन के केस में हो भी सकता है कि गाल देख के थप्पड़ मारा जाए, आपका सिविल निकाला जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको कम ज्यादा रेट ऑफर किया जाए। लेकिन कार लोन जैसे ए को देंगे जितने रेट पर उतने ही रेट पर आपको भी कार लोन मिलेगा। तो यहाँ पर हाईली ट्रांसपेरेंट है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता चलो मान लिया, लेकिन हाईली ट्रांसपेरेंट एंड कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ वेरियस लॉज। Therefore, the risk of default is very less. Thus, the cost of capital is also very low as compared to unorganized financial market. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत सारे लॉज में कवर्ड है दोनों, लेंडर भी और
जो इन्वेस्ट बायर है, बोरोवर है, वो भी, राइट। उसके अलावा इंटरमीडियरी भी। तो यहां पर रिस्क जितना कम होगा, कहता है जी रिटर्न भी उतना कम हो जाएगा। जहां पर आप श्योर तो आपका पैसा वापस आएगा, आप सामने वाले को कम इंटरेस्ट में भी पैसा दे दोगे। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, वहां पर आप इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करोगे। मुझे इस चीज का कोई जवाब दे दो, क्यों? वहां पर आप ज्यादा चार्ज करोगे। आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हो 1 लाख रुपए, बैंक आपको कहता है जी अगर एफडी भी करवाओगे तो भी मैक्सिमम 8% देंगे। 1 साल की एफडी करवाओ। क्या यहाँ कोई रिस्क है? आपको लगता है कि 1 साल बाद आपके पैसे डूब सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको पता है कि 1 साल बाद मुझे 1,08,000 रुपए मिलने ही मिलने हैं। जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो एक साथ 1 लाख रुपए पहली बात तो आप सामने वाले को दोगे ही नहीं, क्योंकि लिखा पढ़त नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर नहीं है, क्योंकि लॉ में कवर नहीं हो रहे, क्योंकि उसके अगेंस्ट केस फाइल करने का आपकी कोई इंटेंशन नहीं है। आप क्या करोगे, इसी चीज को 10 अलग अलग मतलब अमाउंट्स में डिवाइड कर दोगे, 10-10 हजार। आप ये 10-10 हजार रुपए 10 लोगों को दे रहे हो। और क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, रिक्शा वाले हैं, ठेली वाले हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, जिनका पैसा कभी भी डूब सकता है। तो आप ये सोचते हो कि भैया चलो ठीक है, अगर 10 लोगों में से 2 लोगों का पैसा डूब भी गया, अगर 10 लोगों में से 2 लोगों का पैसा डूब भी गया, तो इन 8 लोगों से मैं इतना रिकवर कर लूं कि मेरा वो 1 लाख भी रिकवर हो जाए, प्लस जो कम से कम मुझे मार्केट से मिलने वाला है वो भी रिकवर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। अगर यही पैसा मैं बैंक में लगाता तो मुझे 8% इंटरेस्ट मिलता। मैं बैंक में नहीं लगा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा पेन ले रहा हूं, मैं खुद से सामने वाले को पैसा दे रहा हूं, उसके नाम की मुझे लेबर भी मिल जाए। दुकान खोल के बैठा हूं, खुद से पेन ले रहा हूं, पैसे रिकवर करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, रिस्क मेरा खुद का है, उसके नाम की मुझे लेबर भी मिल जाए, प्लस जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो तो मुझे मिले ही मिले, और मेरा प्रिंसिपल भी वापस मिल जाए। ये किससे मिल जाए? कहता है जी ये इन 8 लोगों से मिल जाए जिनका पैसा वापस आएगा, 2 का तो शायद मर जाएगा। तो ये लगभग लगभग जो 1,23,000 रुपए है, होल फिगर कर लेते हैं, 1,25,000 रुपए कर लीजिए, 24,000 रुपए कर लीजिए, किससे रिकवर करना है हमें? कहता है जी 8 लोगों से रिकवर करना है। तो 80,000 रुपए जब आप दे रहे हो सामने वाले को, तो आप चाहते हो उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा मिल जाए आपको? 80,000 रुपए जब आप दे रहे हो तो आप चाहते हो उसके ऊपर कितना मिल जाए? 44,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि 2 के पैसे तो मरने मरने, प्रिंसिपल भी मरना है, इंटरेस्ट तो दूर की बात है। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा रहता है। ट्रांजैक्शन इन दिस मार्केट इंक्लूड्स वन टू वन, वन टू मैनी, वन टू मैनी टू वन। एंड इस मार्केट के अंदर कहता है जी हमेशा 1 to 1 ही रहती है। Therefore, liquidity is very poor. There are formal markets, therefore certain standards exist for the transaction in this market. Generally, rate of interest and other factors depends upon the terms and conditions prevailing in the market. जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई है, लॉज है, रिस्क एंड रिटर्न है। कहता है यहाँ कोई फॉर्मल मार्केट नहीं होती, तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, गाल देखकर थप्पड़ मारा जाता है, सामने वाले की जैसी जरूरत उससे उतना ज्यादा चार्ज करो। अच्छा भैया जुआ में हार गए 10,000 रुपए, ओहो हो, बुक्की तो आपके घर पहुंच जाएगा। आप एक काम कीजिए, 10,000 रुपए दिलवा तो देंगे हम आपको, लेकिन सामने वाला 20,000 वापस लेगा 1 महीने बाद। मरता आदमी क्या नहीं करता, ले लियो भाई 20,000 रुपए वापस ले लियो।
अपना मोबाइल बेच कर दे दूं और क्या करूंगा। तो यहाँ गाल देख के थप्पड़ मारा जाता है। और इन छोटे मोटी जो ये लैंडिंग की जाती है, इसके बेसिस पर ही बहुत सारे बहुत मोटे पैसे कमाए जाते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मेरे कॉलेज में एक लड़का था और वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को कैश जरूर करता था। तो मुझे याद है वो जब कॉलेज में आया था तो उसने एक अलग से पॉकेट कह लीजिए, अकाउंट कह लीजिए, बना रखा था और उसमें सिर्फ उसने 10,000 रुपीज इनिशियली एक तरह से वो डाल रखे थे। और 4 साल बाद जब वो कॉलेज से निकला था तो लगभग 7 लाख रुपए, उस 10,000 के लगभग 7 लाख रुपए करके निकला था। ठीक है जी। दिस मार्केट पर हर कोई नहीं कर सकता ना ये काम। लड़ना पड़ता है पैसे निकलवाने के लिए, उल्टे सीधे काम करने। हाँ जी। अरे उसके तो एक कॉल पर 4-4 जिप्सी बाहर खड़ी होती थी कॉलेज के। तो हर कोई नहीं कर सकता ये काम। दिस मार्केट डील्स विद बोथ नेगोशिएटेड डेट्स एंड इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर तो बस नेगोशिएटेड डेट्स होते हैं, यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट कहता है जी, ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट में भी इंटरमीडिएटेड फाइनेंशियल मार्केट और डिस इंटरमीडिएटेड फाइनेंशियल मार्केट। तो जी इंटरमीडिएटेड फाइनेंशियल मार्केट, थ्री टायर सिस्टम। थ्री टायर सिस्टम का मतलब कहता है ओरिजिनल प्रोवाइडर ऑफ द फंड्स एट द फर्स्ट टायर। तो आप ओरिजिनल प्रोवाइडर हो। फिर जी इंटरमीडियरीज लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एट द सेकंड टायर। तो म्यूचुअल फंड्स भी क्या है? म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसा लेते हैं। आप यूनिट किसकी परचेज कर रहे हो? यू आर परचेजिंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स वही पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से कंपनीज में, वही पैसा आगे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपके बीच में और कंपनी के बीच में कोई लीगल ऑब्लिगेशंस है? क्या आप एक दूसरे को बाउंड कर रहे हो? द आंसर इज नो। अगर आप एक दूसरे को बाउंड नहीं कर रहे तो मतलब कोई ना कोई बीच में है जो आपको बाउंड कर रहे हो और आप उसे बाउंड कर रहे हैं, मतलब ये इंटरमीडिएटेड मार्केट। तो बड़ा सिंपल सा मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। हमेशा ये देख लीजिएगा कि क्या एंड यूजर के बीच में और ओरिजिनल प्रोवाइडर के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस है, क्या वो एक दूसरे को बाउंड कर रहे हैं? अगर यस तो नॉन इंटरमीडिएटेड, अगर नो तो इंटरमीडिएटेड। हाँ जी, अल्टीमेट यूजर ऑफ द फंड्स लाइक कॉर्पोरेट्स, एंटरप्राइजेस एट द थर्ड टायर। तो ये थ्री टायर सिस्टम अगर शॉर्ट नोट पूछा जाए तो लिख सकते हो ना। नो वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द ओरिजिनल इन्वेस्टर एंड द एक्चुअल बोरोअर। पुअर लिक्विडिटी, यहां पर लिक्विडिटी पुअर होती है। क्यों पुअर होती है? क्योंकि बीच में कौन आ गया? एक इंटरमीडिएट आ गया। जैसे कि मान के चलते हैं कि मैं बैंक के पास जाता हूं और मैंने बैंक से लोन ले लिया, लेट्स से 10 लाख रुपए का। ठीक है, बैंक ने ये जो पैसे मुझे दिए थे, मान के चलते हैं ये किसके पैसे थे? लेट्स से मिस्टर एक्स के पैसे थे। अब ये 10 लाख रुपए का क्या क्रिएट हो गया? एक तरह से कहता है जी फाइनेंशियल एसेट। अब ये पैसे मुझे 3 साल बाद देने थे बैंक के, लेकिन मेरे पास 1 साल में ही पैसे अरेंज हो गए। मेरे पास पैसे अरेंज हो गए तो क्या मैं इस फाइनेंशियल एसेट को मार्केट में ओपनली सेल कर सकता हूं कि भाई 2 साल की वैलिडिटी है, 10 लाख रुपए का लोन है, बताइए किसी को चाहिए? तो कहता नहीं जी, नॉट पॉसिबल। क्यों? वन टू वन ट्रांजेक्शन है, मेरे और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, मेरे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं इस लोन डॉक्यूमेंट्स को किसी और को बेच भी दूं तो भी मेरे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कोई बैंक और सामने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना हो जाएगा। तो ऐसी मार्केट के अंदर जहां पर इंटरमीडिएट होता है वहां वन टू वन ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है और वहां पर कहता है जी लिक्विडिटी पुअर होती है, राइट। इवन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स आज भी लिक्विडिटी पुअर है, वेंचर कैपिटल लिक्विडिटी पुअर रहती है एज कंपेयर टू सिक्योरिटीज मार्केट।
हाँ जी, पुअर लिक्विडिटी जनरली जो होते हैं नॉन ट्रांसफरेबल या नॉन असाइनेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फंड्स आर रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ डेट एज वेल एज इशूइंग ऑफ यूनिट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंड्स लाइज विद द इंटरमीडियरीज। आपको कोई मतलब नहीं है कि बैंक किसको पैसा दे रहा है, आपको किससे पैसे वापस मिलेंगे, बैंक से वापस मिलेंगे। आपको कोई मतलब नहीं है कि म्यूचुअल फंड पैसा कहां लगा रहा है, आपके पास किसकी यूनिट है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है। हाँ जी, डिसइंटरमीडिएटेड फाइनेंशियल मार्केट, इन दिस मार्केट देयर इज नो रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। तो जी जो प्रोवाइडर ऑफ फंड्स है और जो एंड यूजर ऑफ फंड्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्दो उस प्रोसेस में और लोग असिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो वो पब्लिक से फंड्स रेज कर रही है, लेकिन और इंटरमीडियरीज जैसे कि मर्चेंट बैंकर, जैसे कि अंडर राइटर, जैसे कि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये कंपनी को असिस्ट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, बट ये कंपनी को बाउंड नहीं करते, ये पब्लिक को बाउंड नहीं करते, ये तो सिर्फ कंपनी को असिस्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली कंपनी कहता है जी सब्सक्राइबर को बाउंड करेगी और सब्सक्राइबर कंपनी को बाउंड करेगा। हाँ जी, here generally users issue securities to provide to the provider of the funds. Such securities may be equity shares, may be debt instruments, depending upon the type of investment. In this market, provider of funds may be any type of investor, जैसे कि इंडिविजुअल हो सकता है, शेयर्स आप भी परचेज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, बट issuers of the securities are generally companies and government. आ जाओ जी, फाइनेंशियल मार्केट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मनी मार्केट जहां पैसे का लेन देन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहां पैसे का लेन देन हो रहा है फॉर शॉर्ट टर्म। क्या शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो टू सेटिस्फाई द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल, में बी रिटर्न। ठीक है जी, हो सकता है दिस मनी मार्केट में बी ऑर्गेनाइज्ड, में बी अनऑर्गेनाइज्ड। हो सकता है हेयर वी हैव इंटरमीडियरी, तो इंटरमीडिएटेड और नॉन इंटरमीडिएटेड। ठीक, तो जैसे वो दुकानदार और रिक्शा वाला का एग्जांपल लिया था, इवन दैट इज द पार्ट ऑफ मनी मार्केट, एक अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जहां पर कोई इंटरमीडियरी नहीं था, उसका एग्जांपल था वो। और जब हम बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं तो दैट इज आल्सो मनी मार्केट, आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जहां पर इंटरमीडियरी है, बैंक इज इंटरमीडियरी। ठीक है जी, तो जनरली हम मनी मार्केट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस कंसीडर करते हैं जो जनरली 1 ईयर तक के लिए होती है, जहां आप फंड्स रेज कर रहे हैं जनरली 1 ईयर तक के लिए। और मनी मार्केट के अंदर ऑल्दो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट हम फंड्स रेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेट। जो हम फंड्स रेज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डेट रेज करते हैं। जब हम बात करें कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल अपने आप में वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि टू सेटिस्फाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मींस टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स। और जब हम कैपिटल एसेट्स क्रिएट करेंगे तो यहां पर कहता है जी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज किए जाएंगे, और जब लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं तो दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेट, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूं और बैंक से 10 साल के लिए लोन लेता हूं, तो चाहे मैं बैंक से लोन ले रहा हूं 10 साल के लिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी फैक्ट्री बनानी है, तो जी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूं, कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए ले रहा हूं, डेट के फॉर्म में ले रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट करके ले रहा हूं बैंक के साथ, तो शायद आपको एक कंफ्यूजन हो ये मनी मार्केट का पार्ट है, बट द आंसर इज नो, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जी कैपिटल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसलिए कैपिटल मार्केट को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक तो सिक्योरिटीज मार्केट और दूसरा अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जो बैंक का एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं बैंक के पास गया, 10 साल के लिए लोन लिया जिससे मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा, आई विल क्रिएट द कैपिटल एसेट, तो वो क्या आ जाएगा, अदर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अदर फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट आपको पता ही है, सिक्योरिटीज मार्केट का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। वैसे अगर हम लेमन की बात करें तो ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की सेल परचेज होती है, स्टॉक एक्सचेंज भी सिक्योरिटीज मार्केट का ही पार्ट है, और जो नीम के, बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर चिल्लाते हैं भैया यहाँ शेयर्स बिकते हैं, किसी को शेयर्स बेचने तो आ जाइए, वो भी सिक्योरिटीज मार्केट का ही पार्ट है, क्योंकि वहां पर भी अल्टीमेटली सिक्योरिटीज की सेल परचेज हो रही है। ठीक है, लेकिन ठीक है हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट। यहां पर आप किसको लेके चलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को। सिक्योरिटीज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर ही शेयर्स की सेल परचेज हो रही है। ठीक, वैसे वैसे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे अंडर राइटर अगर सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, तो अंडर राइटर को स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा ना सिक्योरिटीज सेल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो तो अपने क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग करवा रहा है कंपनी की, तो इवन दैट इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं हो रहा है। अब जी अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो कहते हैं, या जनरल सिक्योरिटीज मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब, प्राइमरी मार्केट का मतलब कोई बताएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज तो हो गया ना, यहाँ पर मैंने सिक्योरिटीज मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज एक ही बात कही मैंने, आगे बताइए अब। स्टॉक एक्सचेंज में प्राइवेट मार्केट का मतलब, वेयर यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज, और मैं फाइनेंशियल एसेट वर्ड यूज करूंगा, दैट विल बी बेटर। वेयर यू आर इशूइंग फाइनेंशियल एसेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि कंपनी शेयर को फर्स्ट टाइम मार्केट में लेके आ रही है, तो वो क्या है, आईपीओ। और आईपीओ के अंदर न्यू शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, एफपीओ। एफपीओ के अंदर न्यू शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी मार्केट। और जब उन्हीं शेयर्स की सेल परचेज होगी, फाइनेंशियल एसेट कह लीजिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, तो वो क्या होगी, सेकेंडरी मार्केट। क्लियर है, वो क्या हो गई, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा देख लीजिए दोबारा, यहां पर कुछ भी ऐसा हो इस चार्ट में जो क्लियर ना हो। क्या चीज, अच्छा ठीक है जी। आ जाइए, हम सिक्योरिटी लॉज की बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट ए है। तो सिक्योरिटी लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास तीन ही एक्ट है। पहला कौन सा है जी, सेबी एक्ट 1992, दूसरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, तीसरा डिपॉजिटरीज एक्ट 1996,
उसके अलावा हम लोग कंपनीज एक्ट 1956, मैंने यहाँ पर 1956 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आज भी जब मैंने सेबी एक्ट को देखा तो अमेंडेड है ये, एज अमेंडेड बाय सिक्योरिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2014, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में आ चुका था, अमेंडेड है, तब भी इसके अंदर हर जगह क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2000 और 1956, इसमें हर जगह क्या लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 1956। तो इसलिए मैंने अभी तक कंपनीज एक्ट 1956 ही रहने दिया। मैं कहा पहले एक बार सिक्योरिटी लॉज में चेंज हो जाए तो उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं तो ये तो हम कंपनी लॉ में वैसे ही पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर हम सिक्योरिटी लॉज की बात करें तो 3 ही एक्ट रह गए, तो आई थिंक बहुत आसान है ये याद रखना कि सिक्योरिटी लॉज में कितने एक्ट पढ़ने, 3 ही। सबसे पहला कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था, कहता है जब कंपनीज एक्ट 1956 आया था, कंपनीज को पावर दी गई पब्लिक को शेयर सेल करके फंड्स रेज करने की, और स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट करता था उस वक्त। तो जी जब पब्लिक को आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, पब्लिक से फंड्स रेज कर रहे हैं, तो ये दिमाग लगाया गया कि भैया स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। तो जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 साथ साथ लाया गया, कंपनीज एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कि भैया स्टॉक एक्सचेंजेस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस पर जितने भी सिक्योरिटीज से लेकर कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया। ठीक है जी। फिर जी 1992 में सेबी एक्ट लाया गया। उससे पहले हमारे पास कोई भी रेगुलेटर नहीं था जिसके पास किसी भी लॉ में सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने की, डेवलप करने की और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पावर हो। तो फर्स्ट टाइम ये एक्ट ने कहा कि इट इज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। और फिर साथ साथ 4 साल के अंदर अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 लाया गया। जब स्टॉक एक्सचेंजेस को नेशनलाइज्ड करने की बारी आई तो कहा गया कि नेशनलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का फायदा तब होगा जब सिक्योरिटीज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर्म। तो ये सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब हो सकती है जब हमारे पास एक बैंक टाइप स्ट्रक्चर हो। बैंक टाइप स्ट्रक्चर का मतलब एक आरबीआई और उसके बाद अलग अलग बैंक्स, इन बैंक्स के खाते आरबीआई के पास हो और क्लाइंट के खाते बैंक के पास हो। तो यहाँ डिपॉजिटरी के अंदर एक तरह से हमारे पास डिपॉजिटरी एस्टेब्लिश की गई। कोई डिपॉजिटरी का नाम बताएगा किसी भी? दूसरी? ठीक है। तो ये डिपॉजिटरीज क्या काम कर रही है, कहता है आरबीआई वाला, जस्ट लाइक आरबीआई। तो जी बैंक्स वाला काम कौन कर रहा है, कहता है बैंक्स वाला काम बैंक्स ही कर रहे हैं, क्योंकि इन डिपॉजिटरीज की बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर लाखों ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया ओपन करवाना पॉसिबल नहीं था और हर कोई मुंबई जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता था। और उस वक्त इंटरनेट यूजेज या ऑनलाइन अकाउंट खोलने के इतने सारे प्रोसेस नहीं थे। तो कहा गया कि जो भी बैंक्स हैं, जो भी उस वक्त ब्रोकर्स हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिनकी ऑलरेडी ब्रांचेस हैं, तो यार आप लोग ही ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। आप एक तरह से एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए ब्रांचेस वाला काम कीजिए। लोग आपके पास आएंगे, आपके पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे। ओपन किसके पास होगा, एनएसडीएल के पास ही, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस किसके थ्रू होगी, आपके थ्रू प्रोसेस होगी। ठीक। तो ब्रोकर्स को कहा गया, बैंक्स को कहा गया, अंडरराइटर्स को कहा गया, मर्चेंट बैंकर्स को कहा गया, जिसने भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी हो वो डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेंट बन सकता है, उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोला जाएगा।
तो ये चीज तब पॉसिबल थी जब डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो, तब जाके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जब सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तभी रियल टाइम बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करेगी। और जब रियल टाइम बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करेगी, तभी मार्केट की एक्चुअल पोजीशन, करंट पोजीशन लोगों को दिखाई देगी, राइट। तो फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी था, तो 1996 में ये एक्ट लाया गया। आ जाइए जी, तो हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तीनों एक्ट के बारे में पढ़ना है। सेबी एक्ट के बारे में पढ़ना है, डिपॉजिटरी एक्ट के बारे में पढ़ना है, और जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ जी, सेबी एक्ट 1992, an act establishes the act establishes SEBI, Securities Exchange Board of India, with statutory powers for protecting the interest of investors in the securities, promoting the development of the securities market and regulating the securities market. So SEBI has full autonomy and authority to regulate and develop an orderly securities market. अब जी, जब आप सेबी एक्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं साथ साथ दिखाता रहूंगा चीजें। जब आप सेबी एक्ट देखते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, राइट। ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड क्या है जी? मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जी 1980s तक आते आते इन्वेस्टर का ट्रस्ट खत्म हो गया था फाइनेंशियल मार्केट से। क्यों? कंपनीज आती, मतलब फ्रॉड जो लोग हैं वो कंपनीज बनाते, पब्लिक इश्यू लेकर आते, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी स्पेसिफिक एक्ट था नहीं, किसी भी लॉ के अंदर ये गाइडलाइंस नहीं दे रखी थी कि कौन पब्लिक इशू ला सकता है, कौन पब्लिक इशू नहीं ला सकता। पब्लिक इशू लाने के लिए जो आप ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजों पर ध्यान देना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक। तो इश्यू ऑफ कैपिटल कंट्रोल करके एक लॉ था हमारे पास, तो उसके अंदर बस इतना था कि आप पब्लिक इशू लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर गवर्नमेंट आपको ये बताएगी कि आप कितने रुपए तक का पब्लिक इशू ला सकते हैं। बाकी डिस्क्लोजर्स वगैरह से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक उसके अंदर प्रोविजंस नहीं थे। तो कंपनी जाती पब्लिक इशू लेकर, लोगों के पैसे इकट्ठी करती, और 4 दिन बाद कंपनी बंद। वो जो कंपनी के प्रमोटर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, कर्ता धर्ता होते थे, वो पैसे लेके भाग जाते, और पता चलता ये तो बोकस कंपनी है। और बोकस कंपनी है तो भैया कंपनी लोग कह रहे हैं कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, आपको केस फाइल करना है, कंपनी के ऊपर केस फाइल करो। तो धीरे धीरे करके लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लग गया और लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। लोगों ने जब फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना कम किया, वही टाइम है, ध्यान से देखना, 1980 से लेकर 1990 तक की बात करूं, ये वही टाइम है जब इंडिया में बहुत हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो जी इंडिया का जो रिजर्व था, बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट था, वो भी सारा डिस्टर्ब हो चुका था, फॉरेन रिजर्व भी सारा का सारा डिस्टर्ब हो चुका था, और बिल्कुल कटोरा उठाने वाली नौबत आ गई थी। ये तो एक्सटर्नली, इवन इंटरनली भी लोगों ने जो सेविंग्स थी वो इन्वेस्ट करना बंद कर दी थी। तो जी 1988 में एक बॉडी बनाई गई थी और उसका नाम दिया गया सेबी, 1988 में। तो जी ये जो बॉडी बनाई गई थी, इसे कहा कि यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड यू हैव टू डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। चलिए जी, अब मुझे किसी कंपनी से शिकायत है, मैंने सेबी को उस कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी, सेबी ने कंपनी को अप्रोच किया, लेटर लिखा, आपके अगेंस्ट शिकायत आई है, कंपनी ने वही लेटर डस्टबिन में फेंक दिया और साथ में कहा जो कर सकता है कर ले, क्योंकि कंपनी को पता है कि भाई ये एक सिंपल एक क्या है, बॉडी विदाउट सोल। बॉडी विदाउट सोल, कहता है बॉडी तो बना दी, इसके अंदर जान तो फूकी ही नहीं, किसी भी लॉ में इस बॉडी को कोई पावर ही नहीं है।
किसी भी बॉडी में और किसी भी लॉ में इस बॉडी को कोई पावर ही नहीं है, इसका मतलब ये बॉडी किसी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। तो जी फिर 1992 में सेबी एक्ट लाया गया और सेबी एक्ट के अंदर एक और बॉडी बनाई गई जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग है, सेबी। इस बॉडी को खत्म किया गया जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग सेबी। तो जब वर्ड आप एग्जिस्टिंग सेबी सुनेंगे तो इस एक्ट के अंदर, तो भैया जब ये एक्ट लाया गया था तब तो वो लोग उसी बॉडी को एग्जिस्टिंग बॉडी बोलेंगे ना। ये एग्जिस्टिंग बॉडी का मतलब करंट वाली सेबी नहीं है, ये एग्जिस्टिंग बॉडी का मतलब जो पहले 1988 में बनाई गई थी। ठीक, तो इसको खत्म किया गया, इसके जितने भी काम है, एसेट्स है, ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज है, सब कुछ नई वाली सेबी को ट्रांसफर किया गया। और नई वाली सेबी अब एक बॉडी थी विद सोल, जिसको पावर किससे मिल रही थी, सेबी एक्ट 1992 से। तो मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बॉडी थी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसके पास स्टैट्यूट के अंदर स्पेसिफिक पावर्स दे रखी है। हाँ जी, फिर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वर्चुअली ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग and the running of stock exchanges and aims to prevent undesirable transactions in the securities। तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना अगर हम कहें, या स्टॉक एक्सचेंज में क्या सर्किट्स लगाए जा सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कैसे हो सकता है, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हो सकती है, वो सब चीजें कहां दे रखी है, कहता है जी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अगर आपके पास किसी भी सवाल का जवाब ना पाए कि यार ये सेबी एक्ट में तो नहीं था, डिपॉजिटरीज एक्ट में भी हमने नहीं पढ़ा, कंपनी लॉ में भी इस चीज से रिलेटेड लॉ साइलेंट है, तो समझ जाना उसका जवाब आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में पाएगा। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग, स्टॉक एक्सचेंज के इंटरमीडियरीज जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स और पब्लिक इशू से को लाने से लेकर सवाल है, तो वो सारे आपको जवाब कहां पाने वाले हैं, कहता है जी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है जी, तो इट प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वर्चुअली ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड रनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एम्स टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। It gives central government SEBI regulatory jurisdiction over stock exchanges through a process of recognition and continued supervision। तो जी पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस थी वो रेगुलेटेड नहीं थी, रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी, जिसका मन करता था अपने घर में स्टॉक एक्सचेंज खोल के बैठ जाता था। वो गुरु मूवी देखी है ना, वो एक छोटे से कमरे के अंदर ट्रेडिंग करते थे, एक फ्लोर बना रखा था जिसपे खड़ा होकर बंदा चिल्लाता था हाँ भाई 500 का 500 का 500 का। तो जिसका जहां मन करता था वहां पर छोटी सी जगह को स्टॉक एक्सचेंज बना के बैठ जाता था। तो पहले जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती थी, कहता है जी वो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में भी होती थी, एचयूएफ के फॉर्म में भी होती थी, कंपनी के फॉर्म में भी होती थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के फॉर्म में भी होती थी। बाद में इस एक्ट में कहा गया कि भैया स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ वही रहेगी जो कि कॉर्पोरेट फॉर्म में होगी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जो भी करंट चल रहा है या जो भी सब चल रहा था। ठीक है, तो जितनी भी एओपी है, बीओआई है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, सबको अपने आप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? Demutualization, conversion of any form in of business into company form of business is demutualization and corporatization. Conversion of any form of business into company form of business is corporatization and demutualization. Demutualization क्यों? अगर आप स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हो जस्ट लाइक एसोसिएशन, जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटर, ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्टॉक एक्सचेंज रन कर रहा हूं एज सोल प्रोप्राइटर, तो भैया ओनर कौन है फ्लोर का?
जहां खड़े होके बोली लगने वाली है मैं हूं। तो जी जो बेचने वाला है सेलर, वो किसके पास आएगा? मेरे पास। मैं कहूंगा ठीक है भैया लिखवा दे मेरे पास, लिस्टिंग करवा दे, तेरे पास क्या है बेचने के लिए, मैं ऑफर कर दूं आगे। तो सेलर ने कहा जी मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं बेचने के लिए। मैंने कहा बता कितने में ऑफर देना चाहता है? सेलर ने कहा जी 500 रुपए में। ध्यान से देखिएगा, अब ये बात मुझे पता थी कि इसका जो रेट है मार्केट में 500 से ज्यादा ही मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार तू कहाँ बोली लगवाएगा इसकी, तू एक काम कर ला, दुखी लग रहा है तू, 500 रुपए मुझसे ले जा, रिलायंस मेरे पास रख जा। और वही मैंने अपने पास रिलायंस के शेयर्स रख लिए। अब कोई मेरे पास बायर आता है जी परचेज करने के लिए, मैंने कहा भैया बता कौन से शेयर्स परचेज करने, लिखवा दे मेरे पास। तो बायर ने कहा कि भैया मुझे रिलायंस के शेयर्स परचेज करने हैं। मैंने कहा रिलायंस के शेयर्स चलो ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगा जब भी कोई बेचने वाला आएगा। तो मेरे पास पड़े थे, मैंने इसको बायर को कहा कि ठीक है भैया 550 में मिल रहे हैं, लेने तो बता। अब उस एरिया में खाली एक मैं ही ये काम कर रहा हूं, तो बायर ने कहा ठीक है 550 में, 550 में मुझे दिलवा दीजिए। यहां पर मैंने 50 रुपए प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो यहां पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। आई एम नॉट टेकिंग ओनली द कमीशन, ध्यान से, आई एम नॉट टेकिंग ओनली द कमीशन, बल्कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। तो जो यहां स्टॉक एक्सचेंज का ओनर था उसका म्यूचुअल इंटरेस्ट आ गया, वो सिर्फ और सिर्फ एज अ इंटरमीडियरी वर्क नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना खुद का प्रॉफिट भी बीच में बना रहा है। लो ने कहा कि भैया इस तरह तो सेलर और बायर दोनों को नुकसान है, अगर इन दोनों की ही कोटेशन आप रख देते तो इनको डिसाइड करने देते, खरीदना नहीं खरीदना, बेचना नहीं बेचना, जितने में भी ये आपस में डिसाइड करते, आप बस उस नाम की कमीशन लेते। तो हो सकता है यही ट्रांजैक्शन कहीं 525 रुपए में जाके सेटल होती, तो सेलर को 500 रुपए मिले, सेलर को भी 525 रुपए मिलते, और बायर की जेब से 550 गए, बायर की जेब से भी 525 रुपए जाते। आप दोनों से कमीशन लो ना, एक एक रुपए, दो दो रुपए, 1%, 2%, जितना आपका बनता कमीशन लो, पर कमीशन कह के लो ना। आप तो प्रॉफिट बनाने में लग गए, आप खुद ही सेलर बन गए, खुद ही बायर बन गए। तो मार्केट कहां रहे आप, स्टॉक एक्सचेंज कहां रहे आप तो सेलर भी बन गए, बायर भी बन गए। तो लो ने कहा कि ठीक है भैया आप एक काम कीजिए, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं चलेगा, पार्टनरशिप में काम नहीं चलेगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पे काम नहीं चलेगा, आप अपने आप को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फिर अगर आप ऐसा कोई प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे भी तो वो प्रॉफिट कंपनी का होगा, और हर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट कर दी सेबी को, तो कंट्रोल सेबी का रहेगा। तो इसका मतलब आपका कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी का प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप ये काम करोगे ही नहीं, आप सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, जो सेलर आ रहा है उसके भी कोटेशन ले लोगे, जो बायर आ रहा है उसकी भी कोटेशन ले लोगे। वो आप जो आपका बोर्ड है, लिस्टिंग बोर्ड, वहां पर कोटेशन चिपका दोगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ बाय कोट और सेल कोट मैच कर रहे नहीं कर रहे, मैच कर रहे तो आप बस अपनी कमीशन लो बीच में प्रॉफिट बनाने की बजाय। राइट। तो इसी कंसेप्ट को कहा गया डीम्यूचुअलाइजेशन, मतलब जो म्यूचुअल इंटरेस्ट था इसको खत्म कर दिया जाता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेंबर का प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट कंपनी का होता है। तो जो लोग काम कर रहे होते हैं कंपनी फॉर्म बिजनेस में उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होता, उनको काम करने के नाम की सैलरी मिलेगी, रेम्यूरेशन मिलेगी, डायरेक्टर को सिटिंग फी मिलेगी, रेम्यूरेशन मिलेगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी का होगा, और कंपनी किसकी होती है? मेंबर्स की। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज कहता है अब ये आपका घर का बिजनेस नहीं रहा, अब ये कंपनी बन गई है, तो एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ऑल दो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हम बताएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट एनीवन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये बोर्ड पे मत लिखिए, ठीक है जी। तो ये काम किसके थ्रू किया गया? कहता है जी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड एक्ट 1956,
कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? डिम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन। और याद रखिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, शॉर्ट नोट में पूछने के लिए। हाँ जी, डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपॉजिटरीज इन सिक्योरिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। उसके अलावा कहता है जी सेबी एक्ट के अंदर सेबी को रेगुलेशंस बनाने की पावर दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की पावर दी गई विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड रूल्स अंडर SCRA, SEBI Act and Depositories Act. SEBI has framed regulations under SEBI Act and Depositories Act for registration and regulation of all market intermediaries and for the prevention of unfair trade practice, insider trading, etc. Under these Act, government and SEBI issue notifications, guidelines, circulars which need to be complied with by the market participants. तो कुल मिलाकर लीगल फ्रेमवर्क क्या हो गया? कहता है जी 3 एक्ट हो गए, उनके अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं वो हो गए, उसके अलावा रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो हो गए, उसके अलावा कहता है जी नोटिफिकेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, सर्कुलर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, गाइडलाइंस अगर इशू की जा रही है तो वो भी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके सिक्योरिटीज मार्केट को हम कंप्लीटली समझ पाएंगे। रेगुलेटर्स कौन कौन है? कहता है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की गई है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RBI एंड सेबी। The order of SEBI under security laws are appealable और सिक्योर मतलब सेबी के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर सकते हैं। अब जी सेबी एक्ट आने से पहले हमारे पास क्या था? द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। सेबी एक्ट लाया गया तो इसको खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, ठीक 1992 में। However, to ensure effective regulation of markets, SEBI Act 1992 was enacted to empower SEBI with the statutory powers. लो जी, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क था जिसमें से हर अटेम्प्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जनरल क्वेश्चन 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, पर जरूर आता है। ठीक है, अभी तक जितने भी पेजेस हमने कवर किए।